The participants, those who are joining, please write your name, complete name. So I will mark the attendance. Jai Hind. आज हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बायो फर्टिलाइजर्स बहुत ही इफेक्टिव टूल है हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। माइक्रो एनवायरनमेंट से मतलब होता है कि जो हमारा माइक्रो फ्लोरा और माइक्रो फौना है, साथ साथ छोटे स्थान के एनवायरनमेंट को हम लोग माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे अगर हम लोग मिट्टी की बात करें या उस लोकलाइज्ड एयर की बात करें या वाटर की बात करें तो माइक्रो एनवायरनमेंट कहलाता है। और यहाँ पर स्पेशली हम लोग चूंकि फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से सॉइल की बात कर रहे हैं, सॉइल एज माइक्रो एनवायरनमेंट। ये एक डिपिक्ट की गई है पिक्चर कि ग्रीड ऑफ मैन इज थ्रेटनिंग द डाइवर्स बायोलॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि डेफिनेटली जो हमारी डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, वो ह्यूज है। और हमारी जो लालच है, हम अपने उपयोग के लिए वस्तुएं एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, और वो वस्तुएं जो हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं वो वापस रिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो बायोलॉजिकल ऑर्डर है हमारे पूरी पृथ्वी का, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। यानी हम दोहन ज्यादा कर रहे हैं अपने उपयोग की चीजों का, लेकिन हम उतना वापस नहीं कर रहे हैं उसको। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक तरह से डाइवर्स बायोलॉजिकल ऑर्डर के लिए एक चेतावनी, एक चुनौती है हमारे लिए। धीरे धीरे क्या है कि हमारा ग्रीन एनवायरनमेंट, हमारा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट खतरे में आता चला जा रहा है। ये एक सिंपल सा पिक्चर डिपिक्ट कर रही है कि जो हमारा सॉइल माइक्रो एनवायरनमेंट है या उस पौधे के आसपास का माइक्रो एनवायरनमेंट है, ये पौधे किस तरह से मेंटेन करते हैं। एयर में ह्यूमिडिटी होती है, एयर में ड्राइनेस यानी विंड हवा होती है, एयर टेम्परेचर होता है पर्टिकुलर, और दैट इज ड्यू टू द सनलाइट, रेडिएशंस मिलती हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस। इसी तरह से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से वाटर लॉस होता है, स्टोमेटल या क्यूटिकुलर, जो कि एक एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है। उसी तरह से सॉइल का मॉइस्चर है, सॉइल में माइक्रोब्स हैं, सॉइल में अदर फ्लोरा और फौना है, सॉइल की एक डेप्थ होती है जहां तक रूट्स जाती हैं। तो ये पूरा माइक्रो एनवायरनमेंट बनाता है। आइए जानते हैं कि बायोफर्टिलाइजर्स क्या हैं। During the past 2 decades, agricultural production has increased due to use of high-yielding varieties and enhanced consumption of fertilizers. Fertilizers की हेल्प से, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पिछले 2 दशकों, लगभग 3 दशक मान सकते हैं कि हम लोगों ने हाई यील्डिंग वेराइटीज, गेहूं की, चावल की, मक्का की और बहुत सारे प्लांट्स की डेवलप की है। लेकिन वो हाई यील्डिंग ड्यू टू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स है, जो हम मिट्टी में डालते हैं या स्प्रे करते हैं। लेकिन बट इट लीड्स टू सॉइल पॉल्यूशन। लेकिन ये क्या करता है, धीरे धीरे सॉइल में पॉल्यूशन को बढ़ाता जाता है। क्यों? क्योंकि सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मेजर न्यूट्रिएंट्स पौधे एब्सॉर्ब नहीं करते और वो मिट्टी में इम्बैलेंस क्रिएट करते रहते हैं। साथ ही साथ वो केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल के माइक्रोब्स को या माइक्रोफ्लोरा और फाना को खत्म करते रहते हैं। Therefore, it is essential for us to evolve and adopt a strategy of integrated nutrient management. इसीलिए हमें जरूरत है कि हम कोई ऐसा तरीका निकालें जिसमें अगर हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, उसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर के साथ साथ ऑर्गेनिक मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करें। तो what are biofertilizers? This term biofertilizer denotes all the nutrients inputs of biological origin for plant growth. देखिए, biological origin होनी चाहिए, यानी biological organisms खुद इनको create करें। उनमें microbes भी हो सकते हैं, उनमें फ्लोरा और फौना भी हो सकता है। जैसे हम लोग पत्तियों से भी खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट जिसको आप कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट हो सकती है जिसमें अर्थवॉर्म का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे काउ डंग, गोबर का यूज कर सकते हैं। वो सब क्या है, बायोलॉजिकल ऑरिजिन के न्यूट्रिएंट इनपुट्स हैं जिनको हम बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो फर्टिलाइजर्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन, this term specifically for microbes used as microbial inoculants. Biofertilizers में microbial inoculants एक
टाइप का बायोफर्टिलाइजर है जिसको सुबर राव ने 1982 में पहली बार यूज किया था। और ये माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। दे मे फिक्स बायोलॉजिकली टू द प्लांट्स एज सिम्बियोटिक एसोसिएशन और मे बी फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए दे फिक्स स्पेसिफिकली मेनी सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग नाइट्रोजन। अब बायोफर्टिलाइजर का यूज क्यों किया जाए, वाई, टू कॉम्बैट पॉल्यूशन हैजार्ड, यानी जो हमें पॉल्यूशन हो रहा है केमिकल फर्टिलाइजर या अदर मीन्स से, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड यूज करने से जो कि केमिकली मैन्युफैक्चर्ड है, तो वो पॉल्यूशन कॉज करते हैं, तो हम इसको खत्म कर सकते हैं या इससे फाइट कर सकते हैं। टू सेव नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जब हम केमिकल्स बनाते हैं, चाहे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर या और रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, तो हम क्या करते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल जिसे आप कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल में वुड भी हो सकती है, फॉसिल फ्यूल में वुड से कन्वर्टेड कोल हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको यूज कर लेते हैं। तो हम धीरे धीरे अपने नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को जो कि अब तक सेव थे खत्म करते जा रहे हैं। तो अगर हम बायोफर्टिलाइजर यूज करेंगे तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह से वर्क करेंगे। नाउ टू ओवरकम द इनिबिशन ऑफ फर्टिलाइजर नाइट्रोजन ऑन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की जगह केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हम बायोलॉजिकली फिक्स नाइट्रोजन को करें, जो कि माइक्रोब्स हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया भी है उसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बायोलॉजिकली फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, दे आर रिन्यूएबल, हम इनको ग्रोथ करा सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू शो सिंपल प्रैक्टिसेस टू कंजर्व वाटर ऑन द फॉर्म, कुछ ऐसे बायोफर्टिलाइजर्स हैं अगर हम उनको अपने फील्ड्स में डालें तो वो क्या करते हैं, वो बायोफर्टिलाइजर वाटर को कंजर्व कर लेते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और रिटेन कर लेते हैं, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है एजोला का। एजोला को हम लोग राइस की खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से और भी फर्टिलाइजर्स हैं जो कि उपयोग किए जा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट हमारा उद्देश्य हो सकता है कि टू एक्सटेंड नाइट्रोजन फिक्सेशन टू सीरियल्स, सीरियल्स होती हैं जैसे गेहूं, मक्का, चावल, उनमें तो नाइट्रोजन फिक्सिंग की कैपेबिलिटी नहीं होती, जो कैपेबिलिटी लेग्यूम्स में होती है, लेग्यूम्स में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी, तो हम ये नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी इन अनाजों तक ले जा सकते हैं उन माइक्रोब्स की हेल्प से। टू शो मॉडिफिकेशन ऑफ नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म टू नाइट्रोजन फिक्सर, यानी अब हम नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग को नाइट्रोजन फिक्सर में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू शो इकोनॉमिकली साउंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, तो क्या होगा, इससे हमारे पैसे की भी बचत होगी, इकोनॉमिकली ये चीपर होगा, क्यों, क्योंकि हम इसको साल दर साल अपने खेतों में इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे। अब कितने टाइप के बायोफर्टिलाइजर्स हैं, आप इनको अगर पेन पेपर लिए हैं तो नोट करते जाइए। प्लीज अपने को म्यूट करके रखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अनम्यूट रखेंगे तो डिस्टरबेंस हो रहा है बेटा। ओके, तो पहला है राइजोबियम इनोकुलेंट। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है जो कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं नियर बाय द रूट्स। ब्लू ग्रीन एल्गी है जिनको हम साइनोबैक्टीरियल इनोकुलेंट कहते हैं, ये भी बायोफर्टिलाइजर की तरह से, जिसमें नॉस्टॉक कैनाबिना है। फिर एजोला जो मैं अभी आपको बता रही थी, एजोला बायोफर्टिलाइजर है। ये एक टेरिडोफिटिक प्लांट है जिसको हम अपने चावल की खेतों में जब पानी होती है, बिकॉज इट इज एक्वाटिक प्लांट, हम वहां इसको डाल देते हैं तो ये नेचुरली फिक्स करता है। शिवा चौहान, प्लीज, मैं बार बार आपको म्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट ना करें प्लीज। नेक्स्ट है फॉस्फोबैक्टीरिया इनोकुलेंट। बेसिलस मेगाटीरियम और बेसिलस सर्कुलम बैक्टीरिया जो है ये फॉस्फेट यानी फॉस्फोरस को फिक्स करने में हेल्प करता है। इसके बाद कुछ सी वीड बायोफर्टिलाइजर होते हैं, यानी समुद्र में पाए जाने वाले वीड्स जो कि एज बायोफर्टिलाइजर यूज किए जा सकते हैं। इसके बाद माइकोराइजा एक फंगस है जिसको हम वैम कहते हैं, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। ये हमारी प्लांट की रूट्स की इसको हम रूट फंगस भी कहते हैं, उसमें जा करके नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंपोस्टिंग, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब हम काउडंग यूज कर सकते हैं, लीफ कंपोस्ट बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट जिसमें अर्थवॉर्म का यूज कर सकते हैं।
इसके बाद कुछ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बायोफर्टिलाइजर्स भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं, यानी हम उनमें मॉडिफिकेशन करके न्यू टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से तैयार कर सकते हैं। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, ये बायोफर्टिलाइजर्स है टाइप, और ये कौन कौन सी क्रॉप्स में यूज किए जा सकते हैं। राइजोबियम इनोकुलेंट है, जैसे मैं बता रही थी आपको, ये लेग्यूम्स में नोड्यूल्स फॉर्म करता है, तो इसको हम दालों वाले पौधों के लिए एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है एजोटोबैक्टर, इसको हम राइस फील्ड्स में फिक्सिंग के लिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए यूज करते हैं। एजोस्पाइरलम को सीरियल्स में, सोरघम, मेज, मिलेट्स या टेटिकम में यूज किया जा सकता है। साइनोबैक्टीरियल इनोकुलेंट जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, मैंने अभी बताया, इसको हम राइस में यूज कर सकते हैं, जिसमें नॉस्टॉक एनाबिना है, और कुछ पौधों में ये खुद सिम्बियोटिकली इनहेबिट करता है फॉर द फिक्सेशन। देन फॉस्फोबैक्टीरिया इनोकुलेंट को अधिकतर वेजिटेबल्स और क्रॉप प्लांट्स के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि फॉस्फेट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। सीवीड्स को कोकोनट में, चूंकि ये समुद्र के आसपास है तो कोकोनट वहां बोया जाता है, तो वहां कोकोनट की खेती के लिए बार्ले, पोटैटो, टोमेटो और सिट्रस में यूज किया जा सकता है। वैम जो फंगस है, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइक्रोराइजा, इसको मेज, राइस, कॉटन, सिट्रस वीट, टोबैको, शुगर केन, बेरीज, टी, पपाया की क्रॉप्स में यूज कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक मैटर लाइक काउडंग, लीफ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट को सभी क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है। हम लोग करते ही है गोबर की खाद को वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा सभी के लिए यूज करते हैं। और जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बायोफर्टिलाइजर है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये अधिकतर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में अब यूज होना शुरू हुआ है। ये है नाइट्रोजन फिक्सर्स, जो कि दो तरह के होते हैं। अगर हम इनका क्लासिफिकेशन स्टडी करें तो हम इनको वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। सिम्बियोटिक का मतलब ये किसी दूसरे पौधों की जड़ों में या उनकी सेल्स में सिम्बियोटिकली सहजीवीकरण करते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। दूसरे होते हैं नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स में दो तरह के होते हैं। अगेन, पहला है ऑटोट्रॉफिक सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, दूसरा है हीट्रोट्रॉफिक। ऑटो मतलब ये सेल्फ अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं और हीट्रोट्रॉफिक परजीवी होते हैं। इनमें आते हैं जो एनाबिना एजोली है, जो कि एटमॉस्फेरिकली सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स है या ऑटोट्रॉफिक है। एनाबिना एजोली एंड जो एजोला के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है टेरिडोफिटिक प्लांट में। नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक लिवरवर्ट्स में, अभी आप आगे पढ़ेंगे ब्रायोफिटिक प्लांट्स, उनमें लिवरवर्ट्स हेपेटिकॉप्सिडा के मेंबर हैं, उनमें ये जो है करता है, इनहेबिट करता है। इसके साथ साथ ये हॉर्नवर्ट्स में भी इनहेबिट करता है। तो हॉर्नवर्ट्स होते हैं जो कि एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंथोसिरोस मेंबर्स हैं। फिर उसके बाद एनाबिना एंड नॉस्टॉक है, ये साइकस, जिम्नोस्पर्म में सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है। तो हम एटमॉस्फेरिक सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स को यूज कर सकते हैं। दूसरे है हेटेरोट्रॉफिक सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये दो तरह की होते हैं, एक नोड्यूलेटेड जो कि नोड्यूल बनाते हैं दालों वाले पौधों में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में, और दूसरे नॉन नोड्यूलेटेड होते हैं। नोड्यूलेटेड में राइजोबियम बहुत ही एफिशिएंट माइक्रोब और बैक्टीरिया है, जो कि लेग्यूम्स के साथ या नॉन लेग्यूम्स के साथ, जैसे ट्रिमा है, लेग्यूम सारी जो भी दालें आप खाते हैं, अरहर है, मक्का है, चना है, मटर है, इस तरह की सभी दालों के लिए, मूंग, उड़द, सब में सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है राइजोबियम, और ट्रिमा में भी ये करता है। ट्रिमा इज नॉन लेग्यूम प्लांट। नॉन नोड्यूलेटेड जो होते हैं माइक्रोब्स, वो हैं एसिडोबैक्टर, पैस्पेली एंड एजोस्पाइरलम ब्रासिलियंस। तो ये जो है ये नॉन नोड्यूलेटेड, ये नोड्यूलेशन कॉज नहीं करते, लेकिन ये फिर भी नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, लेकिन सिम्बियोटिक होते हैं, ये सेल्स में रह करके फिक्स करते हैं। नॉन सिम्बियोटिक यानी फ्री, दो तरह की होती हैं। फ्री लिविंग ऑटोट्रॉफिक, यानी जो स्वतंत्र रूप से अपना खुद भोजन बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और सॉइल में रहते हैं। दूसरे होते हैं फ्री लिविंग हीटेरोट्रॉफिक, यानी परजीवी, या मिट्टी में रह करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं, खुद अपना फूड नहीं बनाते। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स में है एरोबिक फोटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, जिनमें एग्जांपल है ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना, ये सब ब्लू ग्रीन एल्गी हैं या साइनोबैक्टीरिया हैं। दूसरे हैं एरोबिक ऑटोट्रॉफिक, यानी एरोबिक मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनएरोबिक मींस ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसे जो स्वपोषी नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, उनमें क्लोरोबियम है, क्रोमेशियम है, तो ये
नाइट्रोजन फिक्स करते हैं फ्री लिविंग कंडीशन में। दूसरे है फ्री लिविंग हेटेरोटॉपिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, जिसमें एसिटोबैक्टर बैसिलस एक कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर है जो कि सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। तो इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको राइजोबियम इनोकुलेंट का बताती हूँ। इनोकुलेंट का मतलब होता है वो माइक्रोब जिसको कि हम यूज कर रहे हैं किसी न किसी सब्सटेंस को फिक्स करने के लिए। लेकिन इनोकुलेशन का मतलब होता है हमें उसको पौधों को देना पड़ता है, या वो मिट्टी में स्वतः प्रेजेंट होते हैं और नेचुरली नोड्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हम राइजोबियम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये रूट्स में, ये लेग्यूम की रूट हेयर्स हैं जिनमें ये इन्फेक्शन कॉज करता है। जब ये राइजोबियम के कांटेक्ट में आती हैं तो राइजोबियम अटैच होकर के इनमें कर्लिंग करने लगता है। देखिए कर्लिंग हो रही है, फिर राइजोबियम का इन्फेक्शन थ्रेड इसमें एंटर कर जाता है और एपिडर्मिस से होते हुए, कॉर्टेक्स से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, वैस्कुलर टिश्यू में आ जाता है। वैस्कुलर टिश्यू की जो पेरिसाइकिल होती है वहां से ये अब नोड्यूल बनाना शुरू करता है, उभार करना शुरू करता है। ये कॉर्टेक्स से होते हुए वहीं पे जहां इन्फेक्शन थ्रेड एंटर किया था एक उभार बना के कैविटी बना लेता है। तो ये एक स्पेसिफिक शेप का नोड्यूल एक तरह की लेग्यूम में बनाता है। और राइजोबियम के स्ट्रेन और स्पीशीज अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए। तो ये एक नोड्यूल बन गया, इसके बीच में ये कैविटी बना करके जिसको सेंट्रल टिश्यू कहते हैं वहां पर अपनी ग्रोथ करता है। तो एक राइजोबियम से ये मल्टीप्लिकेशन बैक्टीरिया है उसी तरह से बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पर प्लूरल इसको हम राइजोबिया कहते हैं और सिंगुलर राइजोबियम कहते हैं। तो इस तरह से ये खुद ही बनाता रहता है। अब अगर हम चाहें तो पौधों में ग्रोथ को या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या मोर नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए हम इसका उपयोग आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर बताया है बहुत सारे दालें ली है। मेडिकैगो लिया है, मेथी है, देखिए इसमें थोड़े एलोंगेटेड नोड्यूल्स होते हैं। काउपी है, बोरो जिसे आप कहते हैं इसमें राउंडेड नोड्यूल्स होते हैं। मूंग में भी राउंडेड होते हैं, है ना, इन ये नोड्यूल्स है सारे। ये चना है, ग्राम है, इसमें भी राउंडेड और क्लस्टर्ड होते हैं। ये मैलीलोटस है, इसमें भी इसी तरह से देखिए ये लंबे इलोंगेटेड और थोड़े क्लब शेप्ड होते हैं, आगे से चौड़े होते हैं रैकेट के शेप के। ये सोयाबीन है, इसमें बहुत छोटे छोटे और बहुत पास पास एकदम ग्रुप नोड्यूल्स होते हैं। तो इस तरह से ये रूट्स में रूट हेयर को कैप्चर करके नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनका मास प्रोडक्शन अगर माइक्रोबियल यूज किया जाए बैक्टीरियल कल्चर तो कैसे किया जा सकता है? हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसोलेटेड बैक्टीरियल कल्चर वर्ड सब कल्चर इनटू द न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। हम लोग न्यूट्रिएंट मीडिया बनाते हैं, लिक्विड मीडिया भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, उसमें इस कल्चर को डाल देंगे तो वो ग्रो करता है। द कल्चर वर ग्रोन अंडर शेकिंग कंडीशन, इनको हिलाते रहते हैं, शेकर्स होते हैं लैब में, उनमें रख दिया जाता है इनको। और रखने के बाद हम इसको जो है मूवमेंट में कर देते हैं। 30 ± 2 डिग्री सेल्सियस यानी 28 से लेके 32 तक इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। The culture incubated until it reaches maximum cell population, जब तक 10 to the power to 10 to the 11 नहीं हो जाती इसकी पॉपुलेशन तब तक हम इसको इंक्यूबेट करते हैं। ऑप्टिमम कंडीशन अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग हैं, जैसे राइजोबियम के लिए 4 to 5 डेज है, एजोस्पाइरलम के लिए 5 to 7 डेज में कल्चर हो जाता है इतना, और एजिटोबैक्टर 6 to 7 डेज में कल्चर हो जाता है। अब इनको हम लोग फ्लास्क में जहाँ पे इनको किया है वहां से एक नए मीडियम में ग्रो करा सकते हैं इनोकुलेशन लेकर के, यानी उसमें से थोड़ा सा कल्चर लेकर के दूसरे में डाल सकते हैं और इसको हम आइसोलेट करके और अपने पौधों के लिए उपयोग कर सकते हैं। देखिए मैंने राइजोबियम का एक मेथड बताया है आपके लिए कि कैसे हम अपने पौधों के लिए इसको यूज करें। तो इसको हम राइजोबियम इनोकुलेशन कहते हैं। इसके लिए हमें बाजार में एक पैकेट्स में राइजोबियम इनोकुलम मिलता है। इनोकुलम कहते हैं यानी वो तैयार मीडिया, या हमने अपनी लैब में किया है। तो हमें क्या करना है, हमें 50 ग्राम शुगर लेनी है और 500 ml वाटर लेना है, ठीक है। दोनों को मिक्स करके गर्म कर लेंगे 15 मिनट तक, खूब अच्छे से स्लरी बना लेंगे, घोल बना लेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे जब ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, है यानी थोड़ा गुनगुना रहेगा, तो इसमें गोंद डाली जाती है। किसकी गोंद? अकेशिया अरेबिका की, बबूल की गोंद 200 ग्राम डालेंगे और डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो हम या तो हमने अपनी लैब से लिया है इनोकुलेशन वो 150 ग्राम लेंगे हम,
राइजोबियम, नहीं तो पाउडर फॉर्म में ये मिलता है बाजार में, जो दुकानें होती हैं बीज वाली या जहाँ फर्टिलाइजर रखते हैं वो लोग रखते हैं इसको। अब 150 ग्राम इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे और हैंड से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें सीड डालेंगे। कितने सीड डालेंगे? ये जो हमने लिया है ये हम पूरा 1 एकड़ लैंड के लिए जितना सीड यूज करते हैं 1 kg, तो 1 kg इसमें डाल देंगे और डालने के बाद मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद शेड में इसको अखबार पे या पेपर पे या बोरी पे सुखा देंगे, शेड में, ठंड, देखिए सूरज के अगेंस्ट सुखा देंगे। अब ये जब ड्राई हो जाएंगे तो ये बोने के लिए तैयार हो जाएंगे बीज। तो जब लेग्यूम सीड्स में हम इस तरह से पहले ट्रीटमेंट करते हैं तो उनमें अच्छे नोड्यूल्स बनते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सिंग ज्यादा करती हैं। और नाइट्रोजन क्यों चाहिए? नाइट्रोजन प्रोटीन वाले पौधों में प्रोटीन के लिए काम आती है। क्यों? प्रोटीन कैसा होता है? नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, इसमें अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन अटैच रहता है, तो ये उसके लिए बहुत एफिशिएंट है। इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा दालों का। और हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? बायो फर्टिलाइजर। तो ये इसी तरह से अगर हम इसको पढ़ें तो ये इसमें जो कैरियर मटेरियल है यानी राइजोबियम को प्रिजर्व किस में किया जा सकता है? ये पीट सॉइल में, यानी स्फेग्नम है, ब्रायोफिटिक प्लांट है, उसकी पीट सॉइल में हम इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें लिग्नाइट में इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, वर्मी कल्चर में, चारकोल में, प्रेस मड का मतलब ड्राइड और प्रेस मड जो कि सैंडी होती है उसमें, फार्म यार्ड मैन्योर में कर सकते हैं इसको प्रिजर्व, और सॉइल मिक्सचर में भी इसको प्रिजर्व किया जा सकता है, वो एज ए कैरियर मटेरियल यूज किया जाता है। और इसमें जो है ये क्यों आइडियल है? क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है हमको, लोकली अवेलेबल हो जाएगा, हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करता है, इसमें कोई टॉक्सिक केमिकल नहीं है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें मोर देन 50% होती है और इजीली इसको उपयोग किया जा सकता है। अगर आप अपने आसपास के खेतों में या किसानों से बात करेंगे तो बताएंगे कि हाँ राइजोबियम का हम यूज करते हैं, है ना। दूसरा हम लेते हैं फंजाई, वैम, जिसको हम कहते हैं वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। ये माइकोराइजा टर्म जो आई वो आई, माइको मीन्स फंगस और राइजा मीन्स रूट, तो दिस इज फंगस ऑफ रूट। दिस इज इन ग्रीक लैंग्वेज गिवन बाय फ्रैंक 1885, इन्होंने इस टर्म को यूज किया था। और ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन करती है। राइजोबियम तो सिम्बियोटिक है, सहजीवी है, वो पौधों में रह करके अपना घर बनाता है, शेल्टर लेता है और बदले में नाइट्रोजन देता है, लेकिन ये म्यूचुअलिज्म से होता है, यानी ये रूट्स में रहता है लेकिन रूट्स को कुछ देता नहीं है, ज्यादा फिक्सिंग कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उससे लेता ज्यादा है लेकिन फिर भी म्यूचुअल है, आपस में एक दूसरे से मिलकर, सिम्बियोटिक नहीं होता है ना। तो बिटवीन फंगल माइसेलिया और प्लांट रूट में म्यूचुअलिज्म होता है। वैम क्या है? ये एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा है, ये पौधों के सेल्स के अंदर या बिटवीन द सेल्स रहता है, ठीक है। और ये फाइकोमाइसिटिस का मेंबर है फंजाई के ग्रुप में, और इट हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट ट्रांसफर, मेनली फास्फोरस, जिंक एंड सल्फर। ये न्यूट्रिएंट फिक्स नहीं करता, ट्रांसफर करने में, क्योंकि वो अपने अंदर ऑर्गेनिक फूड के रूप में इसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद पौधे को या जड़ों को देता रहता है, तो इसीलिए इसको म्यूचुअल कहते हैं। और ये प्लांट ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिम्बियोटिक एंडोफिटिक सॉइल फंजाई जो कि कॉलोनाइज रूट में करती है, और लगभग 80% प्लांट्स में ये फंजाई दिखाई देती है। कभी कभी आप सोलिनेशियस प्लांट्स को उखाड़िए तो उनकी जड़ों में व्हाइट कलर की हल्की हल्की फंगस दिखाई देती है, तो हम ये सोचते हैं कि रूट खराब हो जाएंगी, नहीं वो खराब नहीं होती है, ये फंजाई इनहेबिट करके उनको देती रहती है न्यूट्रिएंट्स। इट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न और सॉइल बॉर्न पैथोजेंस। ये पैथोजेंस जो मिट्टी में रहते हैं यानी जो डिजीज कॉज करते हैं, या नेमेटोड्स होती हैं जो कि माइक्रोफोना यानी एनिमल्स के ग्रुप में, लोअर ग्रुप में आते हैं, ये रूट्स में डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन अगर वैम वहां पर है तो ये इनको कॉज नहीं करने देती, और साथ साथ ये पौधों की जड़ों के आसपास मॉइस्चर को भी बनाए रखती है। देखिए इस तरह से है ये फंजाई की हाइफी है जो कि रूट्स के अंदर इनहेबिट करती है और वहां पर वेसिकल बनाती हैं और इसमें स्टोर कर लेती हैं एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट मीडिया, और धीरे धीरे यहाँ से डिफ्यूजन से पौधों को देती रहती हैं। तो ये दो तरह के इसमें होती है, एक वेसिकल होती है और दूसरी आर्बस्कुल्स होती हैं, यानी इस तरह से ये माइकोराइजा रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है लेकिन रूट ट्रू नहीं होती है। और ये हाइफी है फंगस की जो कि पौधों के इसमें चली जाती है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, मॉर्फोलॉजिकली इसके पार्ट्स हैं।
है ना। देखिए इस तरह से ये इनहेबिट करती है इन्फेक्शन करना, फिर रूट के अंदर सेल्स के बीच में या सेल्स में जाना, वेसिकल्स और आर्बस्कुल्स का बनाना। तो इस तरह से ये इसका प्रोसेस है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, ये यूजुअली रूट में जाने के बाद फॉर्म करती है और फॉस्फोरस और फॉस्फोलिपिड्स को स्टोर कर लेती है वेसिकल्स में। और दूसरी जो आर्बस्कुल्स होते हैं, ये इनको एक जगह से दूसरी जगह इस सारे मटेरियल को जो वहां स्टोर होता है वेसिकल्स में, इनको सप्लाई करती रहती हैं। इसका मास प्रोडक्शन का तरीका दिया है कि हम वैम के स्पोर्स को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये फंजाई है, स्पोर्स को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको, जैसे ये नॉर्मल रूट है, इसके बाद हम सॉइल में इसको मिक्स कर देते हैं, है ना। होस्ट प्लांट की पॉट जो सॉइल होती है इसमें मिक्स कर देते हैं। 3 से 4 महीने इसको ग्रीन हाउस में रखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इस तरह से ये रूट्स की ग्रोथ में इतना हेल्प करता है, साथ साथ खुद भी बढ़ती रहती है और रूट्स को भी ग्रो कराने में हेल्प। तो रूट वैम के कंपैरिजन में, यानी ये विदाउट वैम है और ये वैम के साथ है, कितना ह्यूज इसका डेवलपमेंट हुआ है। और ये 5% मॉइस्चर जो है वो ड्राई कंडीशन में भी स्टोर कर लेती है, मोर देन 50% मॉइस्चर को स्टोर करती हैं। इनका यूज कैसे किया जा सकता है, हम लोग फीडिंग एरियाज में डाल देते हैं सॉइल में और उसके बाद धीरे 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 ये क्या करता है, स्पेशली फास्फोरस को स्टोर करता रहता है और ये जड़ों के आसपास से जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव करता रहता है। जनरली इसको सिट्रस, मेज और बीट में कॉमनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी एज बायो फर्टिलाइजर। तो एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, आप लोग पढ़ भी रहे हैं, साल आपके कोर्स में भी है, एक यूनिट आपका फाइकोलॉजी का है। इसमें स्पेसिफिकली ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं। दे आर वेरी एफिशिएंट नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये फ्री लिविंग भी होती हैं और सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी करते हैं। लगभग 100 स्पीशीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी की हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको हीट्रोसिस्ट कहते हैं, जो हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इसको कॉमनली हम लोग अपने क्रॉप प्लांट्स में, राइस में यूज करते हैं। तो दे आर मोर बेनिफिटेड एज अगेंस्ट केमिकल फर्टिलाइजर और ये 10 to 14% क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करती हैं। इजी टू प्रोड्यूस है, एल्गी को सेव करना, प्रोड्यूस करना आसान है। आप ये देख सकते हैं, ये नॉस्टॉक है ना, नॉस्टॉक कॉलोनी है, ये ऑसिलेटोरिया है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें 3 ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, नॉस्टॉक, एनाबेना एंड ऑसिलेटोरिया। ये इनका लगभग जो कॉस्ट आती है वो 10 kg में भी कॉस्ट है 30 to 40 रुपीज ओनली। तो इसका मतलब ये बहुत सस्ता है, हम लोग 10 kg खरीद सकते हैं और कई एकड़ क्रॉप्स के लिए इसको यूज किया जा सकता है एज बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट लेते हैं एजोला एज बायो फर्टिलाइजर। एजोला क्या है, टेरिडोफिटिक प्लांट है। आप देख सकते हैं पानी में ग्रो करता हुआ, पॉन्ड्स में आसपास अपने घरों के आपने देखा होगा, छोटी पत्ती वाला पौधा, ये टेरिडोफिटिक प्लांट है एजोला। इसको हम यूजुअली अपने आसपास के ब्रैकिश वाटर में, रुके हुए पानी में, पूल में देखते हैं। तो ये टाइनी फ्रेश वाटर फर्न है। पॉन्ड्स, डिचेस, गड्ढों में और राइस फील्ड्स में ये अक्सर यूज किया जाता है। इट हैज बीन यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन राइस। इंडिया, थाईलैंड, कोरिया, फिलीपींस, ब्राजील और वेस्ट अफ्रीका में ये कॉमनली यूज किया जाता है। इंडिया में भी हम लोग जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे आसाम है, इधर यूज करते हैं इसको। हम लोगों के यहाँ ये बहुत पॉपुलर नहीं है बलिया में, तो हम लोग कोशिश करेंगे एज ए साइंस स्टूडेंट इसको पॉपुलर करने की। द नाइट्रोजन फिक्सिंग वर्क इज अकम्प्लिश्ड बाय सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फर्न एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका नाम है एनाबीना एजोली। तो एजोला में एनाबीना यानी ब्लू ग्रीन एल्गी सिम्बियोटिक एसोसिएशन करती है वाटर में, है ना। तो ये वाटर में और फिर वो रिलीज करती रहती है, नाइट्रोजन फिक्स करती रहती है। इसके साथ साथ जब ये डिकम्पोज होती है तो ये पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक और आयरन भी प्रोवाइड करती है। जैसे जैसे डिकम्पोज होता है, न्यू बनती जाती है, पुराना डिकम्पोज होता जाता है और वो राइस फील्ड्स में ये सब्सटेंसेस भी रिलीज करते रहते हैं जो क्रॉप्स लेकर के ग्रो करती हैं। और 5 से 7 दिन में इसको हम लोग कल्चर कर सकते हैं आराम से, है ना। मतलब 5 to 7 days में ये
इजीली ग्रो करके और इसको फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। ये 40 to 90 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर ईयर प्रोवाइड करता है। ये बेस्ट मेन्योर और गुड मेन्योर है फ्लडेड राइस के लिए। जब पानी भरा होता है, जब चावल बोया जाता है, तो उसी समय इसको ग्रो करा दिया जाता है और क्रॉप यील्ड को 15 से 20% ये इंक्रीज भी कर सकता है। और लगभग इसकी जो एबिलिटी है, ये हीट को भी टॉलरेट कर लेता है, कोल्ड को भी टॉलरेट कर लेता है और 4 to 5% मोर नाइट्रोजन फिक्स करता है एज कंपेयर टू अदर बैक्टीरिया। ये देखिए, इस तरह से इसको कल्चर करना बहुत आसान है। घरों में थोड़ा सा ऐसे लगा करके या बैग्स में, पॉट्स में इसको आराम से ग्रो किया जा सकता है। पानी में डाल दीजिए ला करके, 5 to 7 डेज में ये पूरा भर जाएगा। ये देखिए, आप पहचान सकते हैं इसको। ये नेल पे रख के इसलिए दिखाया, कितना टाइनी प्लांट है, छोटी छोटी पत्तियां, एक नेल पे इतना बड़ा पौधा है। एजोला आप लोगों के कोर्स में जब फाइकोलॉजी का प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको दिखाएंगे, बट आई डोंट नो पैंडेमिक में इट्स पॉसिबल और नॉट, बट दिस इज एजोला एंड वेरी एफिशिएंट। देखिए, इस तरह से इसको जब पैर दिख रहे हैं पानी में डूबे हुए हैं और साथ साथ एजोला है राइस फील्ड्स में, देखिए रोज में लगा रहे हैं राइस। इस तरह टैंक में इसको ग्रो किया जा सकता है, फील्ड में हम लोग गड्ढे बना के ग्रो कर सकते हैं। ये इसी की है, एजोला इकाई इसको दिया गया है, गांव में और तहसीलों में इसको बनाया गया है। बट ये स्पेसिफिकली जो एरिया है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम का लिया गया है, ये जो पिक्चर है। अब इसको कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, मैं क्विकली आपको बताती हूँ। बायो फर्टिलाइजर जो इतने सारे हमने पढ़े आपके कोर्स के, इनको सीड ट्रीटमेंट जो हमने राइजोबियम का बताया, रूट डिपिंग कर सकते हैं जैसे एजोला है, ऐसे डायरेक्ट सॉइल में एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड होते हैं इसको यूज करने के। तो मैं अब इनको डिटेल में नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये तीनों मेथड जो है, रूट डिपिंग एंड सॉइल एप्लीकेशन, ये 3 मेथड से यूज किए जा सकते हैं, है ना। ये मैंने क्विकली इसको किया। ये देखिए, कमर्शियली ये बाजार में मिलते हैं, है ना। अलग अलग कंपनीज हैं, ये इंडियन कंपनीज हैं, ये फॉरेन कंपनीज हैं, और इनके ट्रेड नेम है। देखिए, राइजोटिका, एजोटिका, 25 नाइट्रोफिक्स, नोडियन, नेट्रिन, जीवन खंड, है ना, या जीवन खाद के रूप में भी होता है, निट्रोबा, नोडोसेट, राइजोनेट, नाइट्रोजन जर्म, नाइट्रोजर्म, नोडुलोड, माइक्रोराइज, इस तरह के इनके नाम मिलते हैं। अगर हम लोग ऑनलाइन जाके सर्च करेंगे तो इनकी कंपनीज और इनके नाम हमें मिल जाएंगे कि ये यहाँ यहाँ अवेलेबल है। और लोकल मार्केट में ये निश्चित रूप से आते हैं, जो कि सीड स्टोर्स और फर्टिलाइजर्स के होते हैं। तो अब हम ओवरऑल देखें तो इनके बेनिफिट्स क्या हैं। ये लो कॉस्ट हो गया, इजी टेक्निक हो गई, लेकिन पॉपुलर नहीं है अभी। हम लोग छोटे छोटे फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स भी इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें पॉपुलराइज करना है, इसीलिए आपके कोर्स में रखा गया है कि आप लोग पढ़ें और अपने आसपास के खेतों में इनका उपयोग और बताएं कि कहाँ से मिलेगा और कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। इससे पॉल्यूशन हैजार्ड को खत्म किया जा सकता है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, और ये यील्ड भी बढ़ाते हैं, है ना। अलग अलग बायो फर्टिलाइजर्स, एल्गल फर्टिलाइजर 45% तक यील्ड बढ़ा सकते हैं। फिर भी बढ़ाने के बाद भी ये नाइट्रोजन इतनी बच जाती है क्रॉप यील्ड के बाद, यानी 25 to 50 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर छोड़ भी देते हैं। इसका मतलब वो अगली क्रॉप के लिए भी उपयोग होगी। इसी तरह से ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो ये इतने सब्सटेंसेस को फॉर्म करने में हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्स करने के बाद। और राइजोबियम बायोफर्टिलाइजर 50 to 300 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर एनम पर ईयर देता है। इसी तरह एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम भी 20 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर एनम तक दे सकता है। साथ साथ एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम एंटीबायोटिक्स भी सिक्रीट करते हैं, जो कि एज पेस्टिसाइड रूट एरिया में वर्क करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोफर्टिलाइजर्स। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया। आपको यूट्यूब लिंक भी शेयर करूंगी। बच्चे जुड़े हुए हैं, आज 9 बच्चे हैं, 9 लोग जुड़े हैं, कोई बात नहीं। शुभम है, प्रियांशु है, रत्नेश है, विनीत है, नितेश है, और शिवा चौहान, और डीएस यादव। डीएस यादव ने नाम पूरा नहीं लिखा है, आप बोल सकते हैं आपका क्या नाम है डीएस यादव? अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। ओके ओके दिनेश, ठीक है मैम। हाँ, यस विनीत।
बोल रहे हैं मैम वो प्रैक्टिकल चेक भी होगा ना जब कॉलेज खुलेगा मैम, तो आप हाँ, भेजिए मेरे कॉलेज ग्रुप खुलेगा, में। आप प्रैक्टिकल लिखते रहिए, जो जो भेज रही हूँ मैं, और भी भेजूंगी प्रैक्टिकल अलग अलग यूनिट्स के। और बाकी टीचर्स को भी मैंने कहा है कि आपको सेंड करें, उनको जोड़ा है, तो आएगा तो मैं आपको तुरंत उसको सेंड कर दूंगी आपके ग्रुप्स में। तो आप लोग उसको लिखते रहिए, और जब कॉलेज खुलेगा तो वो चेक होगा। ओके, और एग्जाम्स की ओके तैयारी करती रहिए। ऑल द बेस्ट। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू।